आज सुबह यह विचार आया कि मन की उलझन सुलझाने पर कुछ बात करूं। कुछ दिन पहले एक सज्जन मिलने आए थे। उनके साथ एक और सज्जन थे। मैंने उनका परिचय पूछा तो उन्होंने कहा ये हमारे रिश्तेदार हैं, पूना में रहते हैं, हाई स्कूल में टीचर हैं। छुट्टियां थीं तो मिलने चले आए। इस तरह से कुछ औपचारिक बातें हुई। फिर मैंने उनसे कहा, आप जैसा जीवन जी रहे हैं, क्या आप उससे खुश हैं? तो वे थोड़ा चकित हुए। फिर कहने लगे, साहब, बाहर से तो हम खुश दिखने का प्रयास करते हैं, किंतु अंदर की पीड़ा को खुद से तो नहीं छिपा सकते। इस मानसिक पीड़ा से कैसे मुक्त हों, आप ही कोई उपाय सुझाएं। फिर मैंने उनसे कहा कि यह तो आप मानते हैं कि हम सभी मानसिक रूप से दुखी हो जाते हैं, किंतु हम अपने दैनिक जीवन में ऐसा क्या करते हैं जिससे हमारी मानसिक पीड़ा कम हो सके। तब उन्होंने कहा कि मैं स्वाध्याय परिवार से जुड़ा हूँ, गीता आदि आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करता हूँ, ध्यान भी करता हूँ, किंतु ध्यान में मन ठहरता नहीं है। कभी कभी तो विचारों का ऐसा प्रवाह चलता है कि देर रात तक सो नहीं पाता हूँ। मुझे लगता है मन को शांत करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि सारी सुख सुविधाओं के बावजूद हम अपने परिवार और समाज में सभी को खुश नहीं रख पाते हैं। कहीं न कहीं कुछ न कुछ, किसी न किसी के मन में कुछ कसक बनी ही रहती है। जीवन बहुत ही तनावपूर्ण हो गया है। खैर, यह तो उन्होंने अपनी कहानी सुनाई। मैं समझता हूँ हम सब भी अपने जीवन में किसी न किसी रूप में इसी कहानी को जी रहे हैं। मानसिक तनाव हम सबकी समस्या है। स्वाध्याय अथवा अच्छी पुस्तकों को पढ़ना अपनी जगह बहुत अच्छी बात है। ध्यान करना तो और भी अच्छी बात है, किंतु ध्यान की भी अनेक विधियां हैं। लोग अपनी अपनी रुचि और समझ के अनुसार करते हैं, करना भी चाहिए। किंतु जहाँ तक मन को शांत करने की बात है, तो मन का स्वभाव ही है चंचलता। मन को यदि हम परिभाषित करें तो बहुत थोड़े में हम कह सकते हैं विचारों का प्रवाह ही मन है। यदि हम इस प्रवाह में घुसकर इसे रोकना चाहें तो यह ठीक वैसे ही होगा जैसे कोई किसी पेड़ की डाल पर बैठकर उसी डाल को काटने का काम करता हो। हम सब समझ सकते हैं इसका परिणाम क्या होगा। हमारे साथ भी वैसा ही होता है। हम मन के प्रवाह में बह जाते हैं। जैसे कोई क्रोध से परेशान होकर के कहे कि अब मैं क्रोध नहीं करूँगा, क्रोध को आने ही नहीं दूंगा, देखता हूँ क्रोध कैसे आता है। आप जरा बात को समझने का प्रयास करें। जो व्यक्ति आवेश में आकर दूसरों पर क्रोध करता था, अब वह खुद पर क्रोध कर रहा है। इस तरह से भला कभी क्रोध से मुक्ति मिल सकती है? मन की इस गुत्थी को सुलझाने के लिए मन से ऊपर उठने की जरूरत है। एक बार महात्मा बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ भ्रमण करते हुए एक वन से गुजर रहे थे। उन्हें जोर से प्यास लगी तो एक पेड़ की छाया में बैठ गए और अपने साथी भिक्षु आनंद से कहा, जाओ कहीं से जल ले आओ, जोर से प्यास लगी है। आनंद जलाशय की तलाश में निकला। वहां कुछ ही दूरी पर एक नदी थी। आनंद नदी के तट पर पहुंचा तो देखा कि नदी का जल तो गंदा है और खाली हाथ लौट आया। बुद्ध ने पूछा, जल नहीं लाए? आनंद ने कहा, तथागत, यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक नदी है, किंतु मेरे वहां पहुंचने से पहले कुछ घुड़सवार नदी को पार करते हुए आगे गए हैं, इसलिए नदी का जल गंदा हो गया है। हम आगे चलते हैं, मैं कहीं दूसरी जगह से जल ले आऊंगा। बुद्ध ने कहा, मैं थक गया हूं, तुम उसी नदी से जल भर लाओ। आनंद मन ही मन सोचता है, अभी तो मैंने कहा कि नदी का जल पीने योग्य नहीं है, किंतु बुद्ध फिर उसी नदी से जल लाने की बात कह रहे हैं। फिर सोचा, गुरु की आज्ञा टालना उचित नहीं है।
आनंद फिर नदी के तट पर गया, किंतु इस बार नदी का जल काफी स्वच्छ हो चुका था। आनंद थोड़ी देर किनारे पर बैठा रहा और जब कीचड़ नीचे बैठ गया एवं धारा के प्रवाह से गंदा जल आगे बह गया तो स्वच्छ जल पात्र में भरकर आनंद बुद्ध के पास लौटा तो बुद्ध ने कहा, नदी का जल तो गंदा था, फिर तुमने कैसे साफ किया? तो आनंद बोला, जब मैं वापस नदी के तट पर गया तब तक नदी का जल काफी साफ हो चुका था। मैं थोड़ी देर तट पर बैठा रहा, धारा के प्रवाह से कीचड़ नीचे बैठ गया और गंदा जल आगे बह गया और मैं स्वच्छ जल भर लाया। तब बुद्ध ने कहा, मन के संबंध में भी यही उपाय कारगर है। मन में विचारों का प्रवाह अनवरत चलता रहता है। यदि हम विचारों के प्रवाह का हिस्सा न बनकर तटस्थ होते हैं, साक्षी बन किनारे पर बैठकर विचारों के प्रवाह को देखते हैं, तो हम पाएंगे कि विचारों का प्रवाह हमें आंदोलित नहीं कर रहा है। जरा सोचें, यदि आनंद नदी में उतरकर कीचड़ को दबाने का प्रयास करता तो क्या नदी का जल कभी स्वच्छ होता? शायद कभी नहीं, बल्कि नदी का जल और गंदा हो जाता, क्योंकि नदी के तल में हलचल होने से ही नदी का जल गंदा हुआ था। हलचल शांत हुई, जल अपने आप स्वच्छ हो गया। अक्सर ध्यान में भी लोग शुरुआत में यही गलती करते हैं। ध्यान में बैठे, कोई स्मरण उठा, कोई विचार आया, उससे आंदोलित हो जाते हैं। फिर या तो विचारों के प्रवाह में बहते रहते हैं या फिर उन्हें दबाने का प्रयास करते हैं और विचारों से लड़ते लड़ते परेशान होकर कहते हैं, मन कभी शांत नहीं हो सकता। और जो लोग मानसिक तनाव के कारण डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर मनोचिकित्सक के पास जाना पड़ता है। हालांकि मनोचिकित्सक के पास नींद की दवा के अलावा कोई खास उपाय नहीं है। और अब तो मनोचिकित्सक भी रिलैक्सेशन थेरेपी, मेडिटेशन एवं फिजिकल एक्सरसाइज की सलाह देते हैं। हम बात कर रहे थे मानसिक तनाव से कैसे बचें, किंतु पहले हमें यह समझना होगा कि मानसिक तनाव के कारण क्या हैं, किन कारणों से हम मानसिक तनाव महसूस करते हैं। इसमें पहला कारण यह है कि हम जीवन की आपाधापी में खुद से बहुत दूर हो गए हैं। खुद से दूर होने का मतलब है अपने आप को, अपने अस्तित्व को भूल जाना। सुबह जब हम नींद से जागकर आँख खोलते हैं तो संसार से जुड़ जाते हैं। हमारी जो इंद्रियां हैं ये हमें स्वयं से दूर बाहरी दुनिया से जोड़ती हैं। और रात में जब हम स्वप्न देखते हैं वह भी हमारे देखने, सुनने, जानने एवं अनुमान कल्पना का परिणाम है। जागृत अवस्था में हम इंद्रियों के अनुभवों से आंदोलित होते हैं और स्वप्न में देखे हुए दृश्यों से। किंतु जो तीसरी अवस्था है, गाढ़ी नींद, डीप स्लीप, उसमें हम जागृत एवं स्वप्न दोनों के अनुभवों से परे एक गहरी शांति में होते हैं, जहाँ इंद्रियां शांत होती हैं और मन भी विचारों एवं कल्पनाओं से शून्य हो जाता है। शरीर पूरी तरह रिलैक्स रहता है। कहने का आशय है, गाढ़ी नींद में हम अपने आप में, अपने अस्तित्व में होते हैं, इसलिए वहाँ कोई तनाव नहीं होता। इसका मतलब यह नहीं कि हमारे मन में कोई समस्या आए तो हम नींद की दवा लेकर सो जाएं, समस्या हल हो जाएगी। ऐसा नहीं है। तनाव का कारण है हम अपने जीवन को व्यापक दृष्टि से अथवा जीवन के सभी पहलुओं को नहीं देख पाते हैं। हमारा जीवन केवल फिजिकल नीड्स से नहीं चलता है। हमारी कुछ साइकोलॉजिकल एवं आध्यात्मिक ज़रूरतें भी होती हैं जिन पर हमारा ध्यान ही नहीं होता है। केवल कमाने, खाने और भौतिक ज़रूरतों को पूरा करने में ही जीवन बीत रहा है। हमारा जीवन शरीर, मन, भावना एवं चेतना, इन चारों का समुच्चय है। शरीर बाहरी हिस्सा है जो दिखाई देता है
उससे सूक्ष्म मन है जो अदृश्य है, और मन से सूक्ष्म भावनाएं, और इन तीनों से पृथक सूक्ष्मतम है चेतना, जिसे हम अपना अस्तित्व भी कह सकते हैं। इसे हम इस तरह समझ सकते हैं, जैसे शरीर एक इमारत है और मन, भावना एवं चेतना ये तीनों उस इमारत की नींव हैं, प्लिंथ हैं। अब जरा आप गौर करें, जिस इमारत की नींव कमजोर हो वह इमारत भला कितने दिन टिक सकती है। हमारी जो भौतिक ज़रूरतें हैं वे सीमित हैं और समय समय पर ही हमें उनकी ज़रूरत होती है, जैसे भोजन। अब ऐसा थोड़ी है कि कोई दिन भर खाता ही रहे, दिन में 2 या 3 बार ही भोजन की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से कपड़े, कोई दिन भर कपड़े थोड़ी बदलते रहता है, अथवा एक साथ 2-4 सूट पहने, ऐसा तो नहीं है, इसकी भी सीमा है। इसी तरह से घर, कोई 24 घंटे घर में ही पड़ा नहीं रह सकता, और भी अनेक काम हैं जिन्हें बाहर रहकर करना पड़ता है। निश्चित ही घर हमें आश्रय तथा चीज़ों को सुरक्षा देता है, किंतु इसकी भी एक मर्यादा है। इसी प्रकार से अन्य संसाधन, उन्हें भी हम जरूरत पड़ने पर ही प्रयोग करते हैं, हमेशा साथ लिए नहीं घूमते हैं। किंतु हमारी जो साइकोलॉजिकल नीड्स हैं उन्हें हम सीमा में नहीं बांध सकते कि 1 घंटे कोई हमें प्रेम करे, बाकी समय नफरत करे तो भी चलेगा। शांति हमें कितनी और कब कब चाहिए, इसकी कोई सीमा है? नहीं, शांति हमें सब समय हमेशा चाहिए। इसी तरह प्रेम, विश्वास, सहयोग, मित्रता, भाईचारा इत्यादि भावनात्मक संतुष्टि हमें सब समय हमेशा के लिए चाहिए, किंतु हमारा सारा फोकस फिजिकल नीड्स को ही पूरा करने में रहता है। इसलिए मानसिक तनाव बना रहता है, क्योंकि हम उस पर काम ही नहीं करते हैं। यदि हम तनाव मुक्त जीवन जीना चाहते हैं तो हमें अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव करने होंगे। पहले हम यह देखें कि हमारे मन के तार कहाँ कहाँ जुड़े हैं और उनमें प्रॉपर कनेक्शन है कि नहीं। पहली बात तो यह है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह एक समूह में लोगों के बीच रहता है और सरवाइव करने के लिए कुछ न कुछ काम जरूर करता है। जीवित रहने के लिए मनुष्य ही क्या, पशु पक्षी अथवा अन्य जीव जंतु भी कुछ न कुछ तो करते ही हैं, किंतु मनुष्य के लिए इतना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि वह समाज में रहता है और अनेक लोगों के सहयोग से उसका जीवन चलता है। हम अपने जीवन में जिन चीज़ों का प्रयोग करते हैं उन सब का निर्माण या आविष्कार हमने खुद नहीं किया है, बल्कि अनेक लोगों के कठिन परिश्रम से वो सब हम तक पहुंचती हैं। हम कुछ रुपए खर्च करके सुविधाओं एवं वस्तुओं का उपभोग करते हैं। यह समाज की सुंदर व्यवस्था है। यदि जीवन उपयोगी सभी चीज़ों का हर व्यक्ति को स्वयं निर्माण करना पड़े, उत्पादन करना पड़े, तो आप समझ सकते हैं जीवन कितना जटिल हो जाएगा। इसलिए हम सभी को कुछ न कुछ ऐसा काम जरूर करना चाहिए जिससे समाज का थोड़ा ही सही लेकिन हित हो एवं स्वयं को भावनात्मक संतुष्टि मिले। यदि हम अपने जीवन में कुछ ऐसा अर्थपूर्ण कार्य करते हैं जो समाज को कंट्रीब्यूट करता हो, तो हम काफ़ी हद तक मानसिक तनाव से बच सकते हैं। इसलिए हमें किसी न किसी रूप में समाज सेवा के कार्यों से जुड़ना चाहिए। दूसरी बात है, जिन लोगों के बीच हम रहते हैं, हम उस परिवार, समाज अथवा सहकर्मियों के साथ भावनात्मक रूप से कनेक्ट रहते हैं। यदि जिन लोगों के बीच हमें जीना है उनके साथ हमारा कनेक्शन शिकायत, घृणा, उपेक्षा अथवा नकारात्मक सोच की केबल से जुड़ गया है, तो हमारा आपसी तालमेल इंटरप्ट हो जाता है, पॉजिटिव सिग्नल वीक हो जाते हैं, आपस में कलह बढ़ जाती है, जिसका परिणाम यह निकलता है या तो हम खुद मानसिक तनाव में चले जाते हैं या फिर हमारी वजह से कोई दूसरा व्यक्ति मानसिक अवसाद का शिकार हो जाता है। किसी ने बहुत बढ़िया कहा है,
रिश्तों को कभी इस तरह बचा लिया करो, कभी मान लिया करो तो कभी मना लिया करो। हम लोगों से जब भी कोई रिश्ता जोड़ते हैं तो यह एक नन्हे पौधे को लगाने जैसा है। यदि आप चाहते हैं कि वह पौधा फले फूले तो समय समय पर उसकी देखभाल करना, खाद पानी देना एवं उसके आसपास के कचड़ों को हटाना पड़ेगा। रिश्ते भी इसी प्रकार होते हैं। यदि हम उनको समय न दें, उन्हें प्रेम से न सींचें और आपसी गलतफहमियों अथवा शक को दूर न करें तो रिश्ते मुरझाने लगते हैं। धीरे धीरे उनमें अपनापन कम होने लगता है। इतना ही नहीं, यदि समय रहते रिश्तों को न संभाला जाए तो हमारे जीवन का सुख चैन भी छिन जाता है। तीसरी बात है, वर्तमान में हम अत्याधुनिक एवं अनियंत्रित पूंजीवाद के युग में जी रहे हैं। इसलिए हर आयु वर्ग के लोग, चाहे बच्चे हों, जवान अथवा बूढ़े, सभी ने सार्थकता को समझे बिना इतनी व्यस्त जीवन शैली अपना रखी है कि प्रकृति से भी कोसों दूर निकल गए हैं। आप लोगों ने कभी महसूस किया होगा, जब हम नेचर से कनेक्ट होते हैं तो अकारण ही हम सुकून भरा महसूस करने लगते हैं। जब भी हम किसी नदी के तट पर, किसी झरने के पास, पर्वतों अथवा शोर शराबे से कहीं दूर प्रकृति की गोद में पहुंच जाते हैं तो हम अपने आप बिना किसी प्रयत्न के सुकून से भर जाते हैं। आवश्यकता है हम प्रकृति से खुद को जोड़ें। नेचर से कनेक्ट होने के लिए हमें हर समय समुद्र के किनारे, नदी के तट पर अथवा पर्वतों पर जाने की ज़रूरत नहीं है। अवसर मिले तो वहाँ भी ज़रूर जाएं, किंतु प्रकृति तो हमारे चारों तरफ फैली हुई है, हम ही उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। सुबह जल्दी उठकर ठंडी ठंडी हवा को महसूस करें, पंछियों की चहचहाहट भरे मधुर गीत सुनें, उगते हुए सूरज की आभा को देखें। कुछ नहीं तो गमले में एक छोटा पौधा लगाएं। सुबह सुबह उसके पास बैठकर पौधे पर आने वाली नई नई कोपल एवं फूल को गौर से देखें। पौधे को खाद पानी दें, उसके तने को सीधा रखने के लिए उसे सपोर्ट दें, अनावश्यक डालियों को छांटकर उसे आकर्षक रूप दें। कितना कुछ है हमारे पास प्रकृति से जुड़ने के लिए, लेकिन हम यूं ही मिस कर देते हैं। तमाम उलझनों को लेकर बिस्तर पर जाते हैं और आलस्य व मायूसी लेकर उठते हैं। इस तरह से तो जीवन तनावपूर्ण रहेगा ही। चौथी बात है भविष्य के प्रति आशंकित रहना। यह भी मानसिक तनाव का मुख्य कारण है। कुछ लोग भविष्य को लेकर हमेशा आशंकित रहते हैं। पता नहीं आगे क्या होगा। बच्चों का भविष्य पता नहीं कैसा होगा। कोई भी व्यक्ति भविष्य में जाकर तो नहीं देख सकता कि आगे क्या होगा। आगे जो होना है वह तो खुद ब खुद समय से अपने आप सामने आ जाएगा, लेकिन हम अभी से निश्चित कर लेते हैं कि आगे बुरा ही होगा। अच्छा भी तो हो सकता है, तो क्यों ना हम अच्छी आशा लेकर आगे बढ़ें। हमें वर्तमान में अच्छे प्रयत्न करना चाहिए, समझ सावधानी से जीवन जीना चाहिए और भविष्य में जो भी परिणाम सामने आए उसे सहज ही स्वीकार कर लेना चाहिए। आशंकित होकर जीने से तो अच्छा है आशावादी होकर जिए, तनाव थोड़ा कम रहेगा। हम बात कर रहे थे तनाव से मुक्त होने की। हमारे यहाँ भारतीय मनीषियों ने मन के बहुत अधिक विश्लेषण में न पड़कर मन से पार जाने की बात कही है। सारी साधना विधियाँ मन से मुक्त होने का उपाय हैं। मैंने प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन के बारे में सुना, जो कि सोवियत रूस के थे। उन्होंने जब पृथ्वी से दूर अंतरिक्ष में जाकर वहाँ से पृथ्वी को देखा तो उन्हें अनुपम अनुभव हुआ। उनके शब्द थे, आहा, माई ब्यूटीफुल अर्थ, मेरी सुंदर धरती। अंतरिक्ष से जब यूरी गागरिन ने पृथ्वी को देखा तो नीले रंग का एक विशाल चमकता हुआ ग्रह उन्हें दिखाई दिया। इस मनोरम दृश्य को देखकर
वे अभिभूत हो गए। अपनी अंतरिक्ष यात्रा से लौटकर जब पत्रकारों से वे अपना अनुभव शेयर कर रहे थे, तब उन्होंने कहा कि धरती पर रहकर ऐसा अनुभव मुझे कभी नहीं हुआ। मैं तो केवल अपने ही देश, बल्कि जहां मैं रहता हूं उस स्टेट एवं शहर को ही महत्व देता था। अमेरिका को मैं दुश्मन राष्ट्र कहता था तथा अन्य राष्ट्रों एवं पड़ोसी देशों के प्रति मेरी धारणाएं भिन्न थीं। किंतु जब अंतरिक्ष में जाकर देखा तो राष्ट्रों की कोई सीमाएं दिखाई नहीं दी, कोई भेद नहीं दिखाई दिया। वहां से मैंने पृथ्वी की विशालता एवं संपूर्णता को देखकर एक व्यापक दृष्टिकोण को पाया। बात सच है, पृथ्वी तो विशाल एवं संपूर्ण है, सीमाएं तो हमने बना रखी हैं। इसी प्रकार मन भी सीमाएं खड़ी करता है। मेरा तेरा, अपना पराया, हानि लाभ, शुभ अशुभ, मान अपमान, शत्रु मित्र, ये सारे भेद मन से ही पैदा होते हैं। जब हम मन से ऊपर उठकर चेतना के शिखर पर पहुंचते हैं तो वहां फिर सारे भेद, सारी सीमाएं पीछे छूट जाती हैं। फिर कोई विभाजन नहीं दिखता। हम पूर्णता एवं तृप्ति के भाव से भर जाते हैं। यहाँ प्रश्न होना स्वाभाविक है कि मन के पार कैसे जाएं? मन से ऊपर उठकर चेतना के शिखर पर पहुंचने के लिए एक ही मार्ग है, ध्यान। ध्यान के 3 स्तर हैं। पहला है क्रिया योग, दूसरा साक्षी भाव एवं अंतिम है समाधि, निर्विचार स्थिति। क्रिया योग में हम किसी ऑब्जेक्ट पर अपने मन को स्थिर करने का अभ्यास करते हैं, जैसे श्वास को एकाग्रता से महसूस करना, किसी महापुरुष के चित्र में मन एकाग्र करना, ज्योति में मन एकाग्र करना, या फिर किसी मंत्र अथवा ध्वनि में अपने मन को केंद्रित करना। इस प्रकार से अपनी अपनी रुचि एवं सुविधा की दृष्टि से ध्यान की शुरुआत में हम किसी ऑब्जेक्ट में अपने मन को एकाग्र करते हैं। किसी भी एक आलंबन में लगातार मन एकाग्र करने का अभ्यास करने से फिर सहज ही उस आलंबन में मन एकाग्र होने लगता है। तब ध्यान की नेक्स्ट स्टेज आती है साक्षी भाव। साक्षी भाव का मतलब है विचारों का दृष्टा बनकर विचारों को देखना। जैसे नदी में जल का प्रवाह चलता है और हम किनारे पर बैठकर उसे देखते हैं। हम उस प्रवाह में बहते नहीं हैं, दूर बैठकर देखते हैं। इसी प्रकार मन में विचारों का प्रवाह चलता है। हमें विचारों के साथ बहना नहीं है, उनसे प्रभावित नहीं होना है। विचार चाहे जैसे हों, अच्छे या बुरे, हमें उनको महत्व नहीं देना है। बस विचार आए, उन्हें छोड़ते जाना है। केवल जागरूक होकर विचारों का साक्षी होना है। इस तरह से निरंतर अभ्यास करने से जब साक्षी भाव दृढ़ हो जाता है तो हम पाते हैं कि कुछ समय के लिए विचारों का प्रवाह रुक जाता है, या यूं कहें कि एक विचार एवं दूसरे विचार के बीच जो गैप है, जो स्पेस है, वह बढ़ने लगता है। और फिर ध्यान की अंतिम अवस्था आती है समाधि। समाधि में मन पूरी तरह से विचारों से खाली हो जाता है, केवल हमारा अस्तित्व शेष रहता है। इस अवस्था में हम मन से ऊपर उठकर चेतना के शिखर पर होते हैं, अपने आप में होते हैं, और यही हमारा असली घर है। साक्षी की साधना एवं निर्विचार स्थिति तक पहुंचने में काफी लगन, समर्पण भाव एवं निरंतरता की आवश्यकता होती है। इसलिए हमें शुरुआत में क्रिया योग में अपने मन को एकाग्र करना चाहिए। इसके लिए कई तरह के गाइडेड मेडिटेशन प्रोग्राम एवं रिलैक्सेशन थेरेपी आजकल सहज ही उपलब्ध हैं। हम ऑनलाइन इन प्रोग्राम को अटेंड करके अपने तनाव को कम कर सकते हैं। इस प्रकार से कुछ बातें मैंने आप लोगों के बीच रखी। आशा है आपको अच्छी लगी होंगी। मैं अपनी बात यहीं पूरी करता हूँ। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।